हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन की सेकेंड क्लास। और प्रीवियस क्लास में पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो नाउन प्रोनाउन के चैप्टर है ना, ये पूरी इंग्लिश का बेसिक है। मतलब ये कि इनके कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्हीं चैप्टर में यूज़ नहीं होते, बल्कि पूरी इंग्लिश ग्रामर के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं। So I personally request you that if you are preparing for any examination, please watch all the videos in a series so that you can learn English from basic to advance. And more importantly, आपको नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उनको रिवाइज करोगे ना, तो आप इजीली सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आपने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है। अदरवाइज आप पीडीएफ से भी पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाएं। ठीक है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना या विभाजित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ने वाले हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देते हैं। इट मीन्स कि एक विभाजन का सेंस देते हैं। ठीक है। अब ऐसे कुछ वर्ड हैं जैसे ईच, आइदर, नाइदर और नॉन। इसमें हमने एवरी को इंक्लूड नहीं किया है। इसमें हम ईच, आइदर, नाइदर और नन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एवरी जो है एडजेक्टिव होता है, जबकि ईच जो होता है ये एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों का काम करता है। तो इसीलिए हम इसमें ईच को पढ़ेंगे, और एवरी को हम जब एडजेक्टिव का चैप्टर आएगा तब वहां से अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी सब मिक्स हो जाएगा बीच में। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ईच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आइदर, नाइदर को भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ईच को हम देख लेते हैं। जैसा कि हम बेसिक इसका मीनिंग जानते हैं, इसका मीनिंग होता है प्रत्येक। इट मीन्स कि हम हर एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देगा। यानी कि इसमें हम बात करेंगे प्रत्येक की। अगर सभी व्यक्ति है, सभी पर्सन है, उनमें से हम प्रत्येक की बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और ये जो ईच है ये दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए करेंगे, क्योंकि एक पर्सन होगा, अगर सिंगल पर्सन होगा तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो पर्सन है वो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। और एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये अपने साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अपने साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। यानी यहाँ पे जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। Each is used for two or more than two persons or things and it takes singular verb। ठीक है। यानी ये दो या दो से ज्यादा पर्सन के लिए यूज होता है और ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। बस यही चीज हमें समझना है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां लिखा है each of the five boys। each of the five boys यानी जो 5 बॉयज है उनमें से हर एक, उनमें से प्रत्येक वर प्रेजेंट इन द पार्टी। वो प्रेजेंट थे पार्टी में। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? उन 5 बॉयज में से हर एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए। अभी हमने कॉन्सेप्ट में यही सीखा है। ईच अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी कहने का मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, तो ये सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है। तो ये बन जाएगा ईच ऑफ द 5 बॉयज वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। लेट्स सी द another example। each of the places are historical। each of the places यानी जो प्लेसेस हैं उनमें से हर एक प्लेस क्या है? हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। तो यहां दिखने में लग सकता है जैसे प्लेसेस हैं, तो ये दिखने में लग सकता है कि सही है। ठीक है। यहाँ पे भी जैसे बॉयज में दिखने में लग सकता है कि वर ये एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे जब इसका चैप्टर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तब इसको और अच्छे से क्लियरली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे इज क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज ये जो प्लेसेस है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ लगा है। ये ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है? प्रीपोजिशन। हमने पिछले वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया था। ऑफ के बाद में जो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ऑफ जो होती है प्रीपोजिशन होती है, और इसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। इट मीन्स ये जो प्लेसेस हैं ये ऑफ का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया।
बट हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए है ना, तो सब्जेक्ट हमारा इच ही होगा। तो उन प्लेसेस में हर एक की बात कर रहे हैं, यानी प्रत्येक जो प्लेसेस है वो क्या है, हिस्टोरिकल। इट मीन्स यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं। ईच ऑफ द प्लेसेस इज हिस्टोरिकल। ठीक है, आई होप कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आइदर पे, आइदर को सीख लेते हैं। देखिए, आइदर का यूज हम करते हैं दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, आइदर का हम यूज करते हैं दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। इट मीन्स कि या तो ये या ये। यहां पे लिखा है जैसे इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू पर्संस और थिंग्स, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर दो से ज्यादा है, तब हम क्या यूज करेंगे। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है, ठीक है, व्यक्ति वस्तु, अगर दो से ज्यादा है तो उस वाली कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे एनी या फिर एनी वन। ये जो एनी वन लिखा है इसमें हल्की सी स्पेस है बीच में, ध्यान से आप देखिए। तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला एनी वन नहीं। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं हैं और उनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में या तो एनी का यूज करेंगे या एनी वन का यूज करेंगे। और ये जो स्पेस वाला एनी वन है इसमें और ये बिना स्पेस वाला एनी वन है, इसमें क्या डिफरेंस है ये आगे जाकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर अगर दो पर्सन या दो व्यक्तियों से ज्यादा है और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो या तो एनी का यूज करेंगे, एनी वन का करेंगे। बट अगर दो चीजें हैं, अगर दो पर्सन है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तब सिर्फ और सिर्फ आइदर का ही यूज होगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कहने का मतलब दो स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। बात तो सिर्फ एक की ही कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो आइदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनी ऑफ हिज लेग्स आर ब्रोकन इन द एक्सीडेंट। एनी ऑफ हिज लेग्स आर ब्रोकन इन द एक्सीडेंट। यहां पे देख सकते हैं कि टू की बात नहीं की गई है, लेकिन ये जो लेग्स हैं देखिए यहाँ पे किसके लेग्स है, हिज। तो हिज तो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, कहने का मतलब पर्सन के तो दो ही लेग्स होते हैं ना। तो एनी ऑफ हिज लेग्स, तो जब दो की बात कर रहे हैं और दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तब वहां पे आइदर का यूज करेंगे। ठीक है, एनी का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आइदर ऑफ हिज लेग्स इज ब्रोकन इन द एक्सीडेंट। तो जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में आपको इंडिकेट किया गया हो कि टू लेग्स या फिर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पे आगे टू लिखा हो। अगर इस तरीके से उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी है तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आइदर ऑफ हिज लेग्स इज ब्रोकन इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द बोर्ड सिलेक्टेड आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, कैंडिडेट्स तो दो से ज्यादा ही है, सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि ये दो से ज्यादा ही है। तो द बोर्ड सिलेक्टेड एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, या फिर यहाँ लिखेंगे एनी वन ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, आई होप क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला दिया है, ही कैन राइट विथ एनी हैंड। बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, ही कैन राइट विथ एनी हैंड। अब यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं, ही किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, वो किसी भी हाथ से लिख सकता है। इसका मतलब क्या, हाथ तो दो ही होते हैं, लेकिन जब दो की बात करते हैं कहने का मतलब वहां पे आइदर का यूज करते हैं। वो किसी भी हाथ से लिख सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। कहने का मतलब वो दोनों में से किसी एक हाथ से लिख सकता है। दो की बात कर रहे हैं ना, तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे आइदर यूज होगा, एनी नहीं। लेकिन अगर दो से ज्यादा होता तब एनी का कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये जो हैंड है ये तो दो ही होते हैं, पे समझना पड़ेगा। सेकेंड वाला देखते हैं। देयर आर टू बुक्स यू कैन टेक एनी वन। देखो, देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं लग रही है हमें, बट इसमें एरर है। देखिए, टू बुक्स यानी कि दो की बात की जा रही है। देयर आर टू बुक्स, दो बुक्स है, तुम कोई सी भी उनमें से ले सकते हो। तो यू कैन टेक एनी वन नहीं आएगा, यू कैन टेक आइदर। यू कैन टेक आइदर, ठीक है, तुम दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो।
ये पढ़ने में सुनने में एकदम से बिल्कुल करेक्ट लगेगा, बट ग्रामेटिकल इनकरेक्ट था वो, यहाँ पे आइदर करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। रोहन लेंड्स अ बाइक टू ट्रेवल। रोहन जो है ट्रेवल करने के लिए एक बाइक उधार लेता है, बट एनी ऑफ द व्हील वॉज पंक्चर्ड। देखो समझ में आ रहा है, एनी ऑफ द व्हील वॉज पंक्चर्ड। बाइक दो ही तो पहिए होते हैं, दो की बात की जा रही है। कहने का मतलब कि एनी ऑफ द व्हील मतलब दोनों पहियों में से कोई भी एक, ये हम कहना चाह रहे हैं। एनी का यूज हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए, बट यहाँ तो दो की बात की जा रही है, तो इस वाली कंडीशन में क्या आएगा, आइदर आएगा, यानी कि आइदर ऑफ द व्हील वॉज पंक्चर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नाइदर पे। बहुत ही सिंपल सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार अगर अच्छे से समझ गए, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे नाइदर का यूज़ हमने किया दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छे से सुनना मेरी बात को। आइदर का हमने यूज़ किया दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। कितने में से किया हमने, दो में से। तो यहाँ पे हम वही करेंगे सेम, दो के लिए ही नाइदर का यूज करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, न तो ये न तो ये। कहने का मतलब दोनों में से जब किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना हमें, तब हम नाइदर का यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है, अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है, तो उस वाली कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा है, कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे। दो के लिए तो हम नाइदर यूज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट अगर दो से ज्यादा है तब क्या करेंगे, तब हम नॉन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है, एक बार रीड करते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन और थिंग्स। सिर्फ दो पर्सन या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है, बात समझ में आ गई। लेकिन आगे लिखा है फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, किसके लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं, नन। तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वोर अ रेड ड्रेस। क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वोर अ रेड ड्रेस। दोनों बॉयज में से कोई भी नहीं, कहने का मतलब ये दोनों में से किसी ने भी रेड ड्रेस नहीं पहनी थी। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई गलती इसमें नहीं दिख रही है, कोई गलती अभी तक हमें नहीं दिखी है। आगे चलते हैं। आई सो अ कपल, हमने कपल को देखा, ठीक है। नाइदर ऑफ देम हैड इंडियन करेंसी। देखो कपल वर्ड का यूज हम कब करते हैं, दो व्यक्तियों के लिए करते हैं ना, ठीक है। कपल के अंदर दो का इंक्लूड होना जरूरी है, अगर एक पर्सन होगा तो उसको कपल नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। तो उनमें से किसी के भी पास में इंडियन करेंसी नहीं थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, शी मेट हिम, वह उससे मिली। नाइदर ऑफ हिज लेग्स इज ब्रोकन। यहां पे देख सकते हैं फिर से, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इसका। नाइदर ऑफ हिज लेग्स, लेग्स तो दो ही होते हैं ना, और पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो डेफिनेटली नाइदर का यूज होगा। नाइदर ऑफ हिज लेग्स इज ब्रोकन, यानी कि दोनों में से एक भी उसकी जो लेग है वो टूटी हुई नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी सही है। बट आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, नाइदर ऑफ हिज लेग्स के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर आ रही है। क्या ये एरर है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एरर नहीं है, क्योंकि नाइदर के साथ में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे हमने आइदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब यूज करी थी, उसी प्रकार से नाइदर के साथ में भी हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। तो चलो कुछ क्वेश्चन के साथ में डील कर लेते हैं। देखें सबसे पहले ये, नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। अगर हमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो हो सकता है हम इसको अच्छे से बना पाए। हमने क्या कहा था, हम नाइदर का यूज सिर्फ दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दीज स्टूडेंट्स, हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि ये दो स्टूडेंट्स है क्या,
नहीं है तो डेफिनेटली अगर 2 से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, नन आना चाहिए। नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें दिया है द पार्टी लीडर डिसाइडेड अर्लियर, द पार्टी लीडर डिसाइडेड अर्लियर दैट एनी ऑफ द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। देख सकते हैं जैसे टू की बात करी तो एनी तो बिल्कुल नहीं आएगा, या तो आइदर लगाएंगे या नाइदर लगाएंगे, लेकिन हमें एरर तो पता चल चुकी है कि एरर पार्ट नंबर बी में ही है। हमें एग्जाम में सिर्फ एरर फाइंड आउट करना रहती है कि कौन से पार्ट में है, हमें वहाँ पे ये नहीं बताना कि हमें क्या सही करना उसमें। ठीक है, हमें सिर्फ एरर बतानी है। तो यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि एनी ऑफ तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि टू की बात हो रही है। या तो आइदर आना चाहिए या फिर नाइदर आना चाहिए। हम कैसे बताएं कि आइदर आएगा या नाइदर आएगा, वो सेंटेंस को पढ़ करके समझ में आ जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे दिया था द पार्टी लीडर डिसाइडेड अर्लियर दैट एनी ऑफ द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स वुड बी प्रेजेंटेड इन द असेंबली नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ असेंबली में दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी, या तो कोई भी एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा या दोनों में से कोई नहीं। तो हमें पता नहीं लग रहा है इसमें, हम इसमें बता नहीं पाएंगे कि आइदर आना चाहिए या फिर नाइदर, बट हमें एरर जरूर पता लग रही है कि एनी तो नहीं आएगा। तो डेफिनेटली एरर जो है पार्ट नंबर बी में। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। यहाँ पे हम एक एक्यूरेट तरीके से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आइदर भी करेक्ट हो जाएगा, नाइदर भी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगर यहाँ पे आगे या पीछे अगर कोई बात बोली होती तो हम शायद अनुमान लगा सकते थे। ओके, नेक्स्ट वाला देखेंगे। आई फेल्ट टेरिबल व्हेन आई गोट टू नो दैट। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, भयभीत हुआ जब मुझे पता चला क्या, नन ऑफ द टू पर्सन्स वॉज रिलेटेड टू माई अक्वेंटेंसेस। अक्वेंटेंसेस का मतलब होता है कि परिचित। मुझे जब पता लगा कि ये मेरे परिचित से नहीं है तो मैं भयभीत हो गया। इट मीन्स कि नन ऑफ द टू पर्सन्स डेफिनेटली नन नहीं आएगा, आना चाहिए नाइदर। हम बोलना चाहते हैं, यही बात हम बोलना चाहते हैं, नाइदर ऑफ द टू पर्सन्स वॉज रिलेटेड टू माई अक्वेंटेंसेस। और देख भी सकते हैं यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन एरर जो है पार्ट नंबर बी में हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं ना कि दोनों व्यक्तियों को हम जानते नहीं थे, दोनों ही हमारे चिर परिचित व्यक्तियों में से नहीं थे, ऐसा हम कहना चाह रहे। तो यहाँ तो हम डेफिनेटली नाइदर ही आएगा। ठीक है, अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। कंसिस्ट ऑफ यानी कि निहित होना, यानी फैमिली में 5 मेंबर्स निहित है, कहने का मतलब 5 मेंबर है। नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। नाइदर ऑफ देम कहने का मतलब देम, देम यानी कौन, वो 5 मेंबर्स, उनमें से कोई भी नहीं प्रेजेंट था मैरिज सेरेमनी में। तो कहने का मतलब 5 की बात हो रही है ना यहाँ पे, देम का मतलब तो वही है ना 5 मेंबर्स। तो यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, नन आएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, क्या होता है, उसके बाद में इसके फंक्शंस जानेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव जो बना है ये बना है रिफ्लेक्ट से। और रिफ्लेक्ट का मीनिंग हम जानते हैं कि कोई चीज़ टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसका परावर्तन होता है डेफिनेटली। कहने का मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहाँ पे लिखे हैं कहीं ना कहीं इसी तरीके से कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है, और याद करिए जब हमने एक टेबल पढ़ी थी पहले पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसमें हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी भी हमने देखी थी, और हमने तब कहा था कि इसको आगे जब इसकी कैटेगरी आएगी तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार टेबल को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को उस वक्त डिस्कस किया था। उसमें हमने ये पूरी टेबल डिस्कस करी थी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव प्रोनाउन, एंड साथ ही साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हल्का हल्का पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये हमने उस वक्त अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अभी हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे हो रही होगी। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है,
ये बड़े ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिएगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, ठीक है। और ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब जैसे कोई ना कोई काम कर रही है। कहने का मतलब ये वर्ब करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उसको रिसीव करने के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, कोई एक्शन किया और उस एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस काम को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो उस वाली कंडीशन में ये जो काम है ये टकरा करके वापस आता है और इस काम को फिर खुद सब्जेक्ट झेलता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार इसको ध्यान से समझिए कि जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस काम को सब्जेक्ट खुद झेलता है और इस वाली कंडीशन में हम इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सीखने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, हम आगे एक बार फिर से इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो पहले अब यहाँ से ध्यान से आप समझिए इस बात को, जैसा अभी हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, डेफिनेटली हमने ये बात पढ़ी थी। एक और बात हमने पढ़ी थी, किसी वर्ब के बाद में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। बट इन दोनों ही बात में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज। बट वर्ब के साथ में ऐसा नहीं होता है, वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो आपको यही बात सीखना है कि हमें यह देखना है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन है या नहीं। बिकॉज ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो पूरी इंग्लिश में सिर्फ ये दो ही चीजें जो होती है, नाउन या प्रोनाउन, ये दो ही चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। यानी कि वर्ब के बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। छोटी सी बात है। या दूसरा तरीका, अगर सेंटेंस में वोट या होम का रिप्लाई है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि अगर हमें पहचानना है कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमें सिर्फ देखना है कि क्या वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या। अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये आने वाले कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंग करने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं बात हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट से लिंक करेगी। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या है कि हम देख सकते हैं कि क्या उस सेंटेंस में वोट या होम का रिप्लाई मिल रहा है क्या। अगर हमें वोट या होम का रिप्लाई मिलता है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है। और आई थिंक मेरा कहना तो ये होगा कि आप डायरेक्टली यही दिमाग में रखें कि अगर सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट अगर पहचानना है तो अगर नाउन या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूरी था, ठीक है। तो पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। और ये दोनों भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमारे आने वाले उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, हम किस तरीके से यूज करेंगे वहां पर, ठीक है, वो समझने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, है तो वर्ब ही है लेकिन ट्रांजिटिव है, और कौन सी इनट्रांजिटिव है। कहने का मतलब ऐसी वर्ब
जो हमेशा अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट लेती है। यहाँ पे लिखा है टू ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, अपने साथ में हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऐसी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। डिफरेंस तो क्लियर हो चुका है, बट हमें पता कैसे लगेगा कि किस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अभी हमने बताया ना कि वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और अगर वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये एक उसका अल्टरनेट तरीका भी हमने बता दिया है कि अगर सेंटेंस में हमें वॉट या हुम का रिप्लाई मिलता है, इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर वॉट या हुम का रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है यू गेट सम कॉइन्स, यू गेट सम कॉइन्स। देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है हमारा सम कॉइन्स। बेसिकली ये है ना हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और ये हमारा मेन नाउन या प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है, यानी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सिर्फ कहूं कि यू गेट, यानी ये बाद वाली बात अगर मैं नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ कहता हूं यू गेट, तुम्हें मिलता है क्या, कौन, तो उसका जवाब नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी ये जो गेट ये वर्ब है अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ में क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जो वर्ब होती हैं वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो डेफिनेटली गेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगला समझते हैं, ये वाला दिया है शी सेंट मी अ मैसेज, शी सेंट मी अ मैसेज। देखो सेंट ये एक वर्ब है, लेकिन अब हमें पता करना है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। कैसे पता करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ यहीं तक सेंटेंस को पढ़ करके देखते हैं। शी सेंट, उसने भेजा, अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। कहने का मतलब आगे में बोलना पड़ेगा कि उसने क्या भेजा, किसको भेजा। आ रही बात समझ में। तो शी सेंट मी अ मैसेज, उसने किसको भेजा मैसेज, मुझे भेजा। क्या भेजा, मैसेज भेजा, यह भी समझ में आ रहा है। कहने का मतलब इसके बाद में कुछ ना कुछ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती ही लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दैट्स इट, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ही इज वॉकिंग एमलेसली। इस वर्ब को देखिए, ही इज वॉकिंग एमलेसली। एमलेसली मतलब कि बिना उद्देश्य के ऐसे ही घूमते फिरते रहना, भटकते रहना। इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि वो एमलेसली ऐसे ही वॉक कर रहा है। तो ये इसमें मीनिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है, मीनिंग हमें एक्यूरेट तरीके से समझ में आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है। ये जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये सिंपल विदाउट ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर भी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये वाली वर्ब देख लेते हैं, स्टे, ठीक है। दे स्टे इन होटल, डेफिनेटली इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ये इन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इन जो है प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब इसके बाद में, इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट होने का काम दो ही चीजें करती है, नाउन या फिर प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद में प्रीपोजिशन लिखी, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही है। दे स्टे इन होटल, वे एक होटल में रुकते हैं। तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। कहने का मतलब स्टे जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ पे इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हम इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस के बाद में हमें लिखना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो वो इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। देखिए इतनी बात हमने क्यों करी, क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ये जो वर्ड है ना, इन वर्डों को हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इन वर्डों को हम अभी स्किप कर रहे हैं। पहले आप इसको रीड करिए। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या हमने जो भी पढ़ा वो सही पढ़ा। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, डेफिनेटली किया जाता है। लेकिन आगे लिखा है बट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है
अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ये समझाने के लिए हमने ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस देखा, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी था ये। या फिर से इसको पढ़ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब होती है अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे यहां दिया है ही हर्ट्स अ बर्ड। क्या लिखा है? ही हर्ट्स अ बर्ड। इस वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और हर्ट्स वर्ब है और ये जो अ बर्ड है ये हमारा नाउन है। क्योंकि वर्ब के बाद में हमें कैसे पता लगेगा कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हमें देखना क्या है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो बेसिकली ये नाउन है, डेफिनेटली दिख रहा है। और एक और ये भी बात ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड जिनके पहले आर्टिकल आते हैं ना, ए एन द, वो सारे ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, उसको रिसीव करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। हमने भी सीखा था कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसको काम को रिसीव करने के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है, क्या काम किया? हर्ट करने का, बट अगर इसको रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम टकरा करके वापिस आएगा और ये जो काम है ये सब्जेक्ट खुद झेलेगा। तो इस वाली कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हिमसेल्फ होता है। ठीक है, आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा आपको। यानी मैं एक बार फिर से आपको दोबारा रिपीट करके समझाता हूँ कि जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है बट उस काम को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसको रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो उस वाली कंडीशन में काम टकरा के वापस जाएगा और सब्जेक्ट का हमें फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से बन जाएगा ही हर्ट्स हिमसेल्फ। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। शी इंट्रोड्यूस्ड मी इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली। इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे हमें प्रोनाउन भी मिल चुका है, मी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड वाला देखते हैं। शी इंट्रोड्यूस्ड वॉट, शी इंट्रोड्यूस्ड हुम। इसमें वॉट और हुम का रिप्लाई है ही नहीं। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। दूसरी चीज, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है इस काम को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो इस वाली कंडीशन में काम टकरा के वापिस जाएगा, तो वापिस जाएगा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ बनेगा। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। और पिछले 10 से 15 साल में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं वहाँ से अगर सिंपली अगर देखा जाए ना तो कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ज़्यादा वर्ड नहीं पढ़ना है। तो अभी हमने पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सारी वर्ब हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं लेकिन हमें सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनसे एरर्स आए हुए नहीं हैं किसी भी एग्जाम्स में। और आपकी कोई भी अगर बुक्स उठा करके देखोगे तो उनमें जनरल वर्ब्स आपको सिंपली यही कुछ देखने को मिलेंगी। और पिछले 10 से 15 साल में जितने भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें रिपीटेडली इनमें से ही जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन से एग्जाम में कौन सा वर्ड आएगा, तो ये डेफिनेट नहीं है। बट हाँ ये ज़रूर है कि जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें से जनरली इन कुछ बेसिक वर्ड्स में से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक जो वर्ड हैं उनको ही पढ़ने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं जैसे कि इंजॉय,
ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इंट्रोड्यूस, अभी हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देखा है। अम्यूज़, अम्यूज़ का मतलब होता है जैसे आनंद लेना या फिर मज़ा करना, अम्यूज़ करना, एंटरटेन करना। और प्राइड का मीनिंग होता है गर्व करना या घमंड करना भी होता है। प्रेजेंट, एब्सेंट, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना, ठीक है। अवेल यानी कि लाभ उठाना, अक्विट यानी कि किसी को बरी करना, या इसका एक और मीनिंग होता है किसी को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना भी होता है। दो मीनिंग होते हैं, बरी करना यानी जिस कोर्ट से किसी को बरी करते हैं तो एक तो वो हो गया, और दूसरा मीनिंग होता है किसी के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, ये भी होता है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को। जैसे फर्स्ट वाला दिया है यहाँ पे, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल यानी कि लाभ उठाना, डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये उन्हीं वर्ड्स में से एक है। तो हमने भी क्या पढ़ा, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है। कहने का मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, डेफिनेटली अपने साथ में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। बट इसके बाद में तो प्रीपोजिशन आ रही है ना। ये ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ। तो ये बन जाएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल द वर्ल्ड। हमें ये पढ़ने में रोंग लग सकता है बट इसका एक्यूरेट ही बनेगा, ग्रामेटिकली ये एकदम करेक्ट होगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज अवेल जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दैट्स इट। अगला करेंगे, शी इंट्रोड्यूस्ड विद अ वार्म स्माइल एंड अ हैंडशेक। यहाँ पे क्या लिखा है? शी इंट्रोड्यूस्ड विद अ वार्म स्माइल एंड हैंडशेक। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है बट बड़े ध्यान से आप देखिए, इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बिल्कुल होती है। इसके बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, ठीक है। बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो विथ प्रीपोजिशन आ रही है। तो इसका मतलब अब ये जो वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब को लेने के लिए वापस कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो काम टकरा के जब वापस आएगा तो क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डेफिनेटली क्या यूज करेंगे? हरसेल्फ। तो यहाँ पे बन जाएगा शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ विद अ वार्म स्माइल एंड अ हैंडशेक, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये वाला देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ही एक्विटेड वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी उसने इंटरव्यू के दौरान खुद को प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। अक्विट का दो मीनिंग हमने बताया अभी, बरी करना है, प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर उसका मीनिंग है प्रेजेंट करना, ठीक है। बट ये जो अक्विटेड है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी हमने देखा था। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात में तो ऑब्जेक्ट आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। बट क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ही है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हिमसेल्फ बन जाएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा याद नहीं करना है, जो वर्ड दिए हैं उन्हीं वर्ड को हमें याद रखना है, ठीक है। अगला करेंगे, ही रियली इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। इस वाले सेंटेंस को देख के लगेगा ये 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और आप अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो आपको लगेगा कोई इसमें एरर नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या एरर हो सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, फिर देखा आपने वर्ब, लेकिन वर्ब भी कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आना चाहिए लेकिन नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि होता है हिमसेल्फ। तो ये बन जाएगा ही रियली इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। देखने में आपको ये वाला रॉन्ग लगेगा लेकिन एक्चुअली में ग्रामेटिकली ये एकदम एक्यूरेट है। ही रियली एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट, यही बनेगा। बट अगर जैसे मैं आपको कहूं, अगर मैं कहूं कि ही रियली enjoyed he really enjoyed the party last night, अगर हमने कहा he really enjoyed the party last night, समझिएगा इसको ध्यान से। तो इस वाली कंडीशन में क्या हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे क्या? बड़े ध्यान से देखिए, he really enjoyed the party last night। क्या एंजॉय किया? पार्टी को एंजॉय किया। एंजॉय के बाद में क्या मिल गया हमें? ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है
तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है, ही रियली एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, तो इन लगने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है शी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे एज हर हेल्थ वॉज डिक्लाइन यस्टर नाइट बिकॉज ऑफ टेकिंग अनहेल्दी फूड। शी इज एब्सेंट, हमने भी क्या देखा था, एब्सेंट और प्रेजेंट के कौन सी वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। देखा था अभी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन क्या ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है क्या, बड़ा ध्यान से देखिए। शी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, शी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, क्या ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब्जेक्ट है, अब ये मेन वर्ब है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस वाली कंडीशन में कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं करने वाले हैं। इस वाले में कोई भी एरर नहीं है। ध्यान से इसको रीड करिए एक बार फिर से देखिए। शी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे एज हर हेल्थ वॉज डिक्लाइंड यस्टर नाइट बिकॉज ऑफ टेकिंग अनहेल्दी फूड। तो हमें तो सिर्फ इस वाले पार्ट से काम है ना। एब्सेंट को ही समझ रहे हैं, हमने क्या सीखा था, एब्सेंट और प्रेजेंट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा अगर वो वर्ब का काम करेगा। कहने का मतलब अगर ये वर्ब का काम करता और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उस वाली कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते। बट यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो होगा इसमें नो एरर होगी, कोई भी एरर इसमें नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा है कि शी इज एब्सेंट, शी इज प्रेजेंट, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि जैसे शी इज एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी अगर कुछ डाउट भी रहते हैं तो जब इनकी पूरी तरीके से एक कंबाइंड क्लास लेंगे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे, तो उनमें हम छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर लेंगे। और मैं जल्द ही नाउन के ऊपर भी एक पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें हम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को डील करेंगे। प्लस में प्रोनाउन का भी मोर देन 100 क्वेश्चन का पूरा एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आने वाला हूँ। तो बने रहे एव इंग्लिश होम के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।